जो कोई भी वकील साहब जिनकी प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग पर पकड़ रहती है, ग्रिड्स ना बहुत अच्छी पकड़ रहती है, ऐसा माना जाता है कि वो वकील साहब सबसे ज्यादा शातिर माइंडेड है। एक वकील साहब के पास में कोई भी आदमी क्या लेने पहुंचता, अपना दावा लेने पहुंचता, क्या कहता है, जैसे फला फला लड़ाई हो गई, भाई ने ये कर, बुआ की बेटी ने ये कर, बारी हुई, वो की और फलाना फलाना सब बात होगी। अब उस लैंग्वेज को वकील साहब क्या करेंगे, कागज पर उतारेंगे ना। अब कागज पर उतारने में जिस आदमी को, किसी भी वकील साहब को जो सबसे बड़ी मेहनत आती है, वो उसी कही गई बात को कागज में उतारने की आती है। वकील साहब जब भी किसी भी क्लाइंट की कोई भी बात सुनते हैं तो तारीख ही लिखते रहते हैं, ये तारीख का कोई कागज है, इस तारीख का कोई कागज है, ये बात हुई थी, कोई बात हुई थी, कोई फोटो है, कोई ये, वो सारा का सारा हायरार्की बन गई। अब उसको ड्राफ्ट किया जाता है। ड्राफ्ट करने में कैसा, इसी को अपन प्लीडिंग करें ना, ये प्लीडिंग। ड्राफ्ट करने में कैसा, सेवा में श्रीमान, श्रीमान कौन सी कोर्ट में पेश होगा, सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में? सिविल कोर्ट में। और जब भी कभी कोई जज साहब सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैजिस्ट्रेट या जज? जज। तो सेवा में श्रीमान सिविल। अब देखो, देखना वहां पर क्या करता, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एससीजेएम, सीजेएम और इसी तरह का नाम था। सिविल में हम इन्हीं जज साहब को किस किस नाम से जानते हैं? पहले देखो कि जो सबसे नीचे के लेवल के जज साहब थे, सबसे नीचे के लेवल का मतलब कि एक कोई भी जुरिडिक्शन है, कोई भी क्षेत्र अधिकार है, तो कोई दावा अपन सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे? नहीं। कहाँ ले जाएंगे? सबसे नीचे के स्तर के सक्षम न्यायालय में दावा दर्ज होगा। निकालो एक बार सेक्शन नंबर 15। धारा 15 किया जाएगा। वाद कौन से न्यायालय में संस्कृत किया जाएगा? सेक्शन नंबर 15 की दो ही कैटेगरी है, न्यूनतम श्रेणी और उसका विचारण करने के लिए। निम्नतम श्रेणी के न्यायालय बहुत आसान है बच्चों। सीआरपी से तो इतनी नहीं, सॉरी सीपीएसई तो इतनी आसान है आप लोगों के लिए। आप कोई लॉ का सब्जेक्ट इतना आसान भी हो सकता है क्या? बस मुझे इतना विश्वास दिला देना आप लोग कि सर हमने सेक्शन नंबर 1 से 158 और ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 51 तक याद कर लिया, अंदर के कंटेंट क्या याद कराना है वो मेरी गारंटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। बस आप केवल सेक्शन और ऑर्डर तक पहुंच जाना, मटेरियल क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे सब। निम्नतम श्रेणी का न्यायालय और कौन सा होना चाहिए? सक्षम न्यायालय। कोई भी वाद किसी भी क्षेत्र अधिकार के निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा, इन दो के अलावा कोई दूसरे में नहीं। तो निम्नतम श्रेणी का सक्षम न्यायालय कौन सा होता है, इसी को भी हम देख रहे हैं कि सीपीसी में किसी भी मैजिस्ट्रेट साहब को, कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि किसी आदमी को ऐसा लिखा जाता है, मैजिस्ट्रेट कम सिविल जज, कम सिविल जज। इस कम का क्या मतलब है? CUM। कम का मतलब होता है एक आदमी मैजिस्ट्रेट भी है और सिविल जज भी है। कम का मतलब वो ये भी है, वो ये भी है। यदि मैं अपने किसी एक मोस्ट डोमिनेंट कोई मेरे पापा के फ्रेंड है, अंकल है ना, मैं उनको कहना चाहूंगा आप मेरे अंकल हो, मेरे पिताजी के समान, तो मैं उनको क्या कहूंगा, माय अंकल कम फादर, माय अंकल कम फादर। मेरे एक ऐसे प्रिय अंकल जो मेरे पिता तुल्य है, उनको मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। तो ये मैजिस्ट्रेट किसका काम कर रहा है? सिविल जज का काम कर रहा है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट जब क्रिमिनल होता है, सिविल जज जब सिविल मैटर होता है, मैजिस्ट्रेट को अपन फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास कहते हैं, और सिविल में इन्हीं जज साहब को सिविल जज जेडी और सिविल जज एसडी कहा जाता था। सिविल जज जेडी और सिविल जज एसडी का क्या मतलब है? सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन। मतलब ये तो हो गए कनिष्ठ और ये हो गए वरिष्ठ। 2013 में अमेंडमेंट करके इस चीज को हटा दिया गया और क्या लिख दिया? सीनियर सिविल जज, सीनियर 2014 है, 2014 के एनफोर्समेंट में आया होगा शायद। 2014 में इस इन्हीं जज साहब के नाम को हटा के लिख दिया सीनियर सिविल जज और सिविल जज। सिविल जज साहब और सीनियर सिविल जज साहब। अब सीनियर सिविल जज साहब कौन से मैटर्स से ताल्लुक रखेंगे
और सिविल जज साहब कौन से मैटर से ताल्लुक रखेंगे? निम्नतम श्रेणी वाले को सिविल जज। हाँ, निम्नतम श्रेणी का सिविल जज। यदि आप लोगों का आरजीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सिविल जज साहब बनते हैं, है ना? और यदि प्रमोशन होता है तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तो फर्स्ट क्लास के नीचे का है, तो फर्स्ट क्लास से जस्ट ऊपर कौन आ रहा है हिरार्की पर? एसीजेम, ये सीनियर सिविल जज। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट जज होता है और एक ही सीजेम साहब होता है, पर एक डिस्ट्रिक्ट में तहसील कितनी होती है? कितनी भी हो सकती है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है ना? तो सीजेएम साहब से रिलेटेड मैटर्स उस तहसील में कौन देखेगा? एसीजेएम। तो एक तहसील में जहां पर कोर्ट है तो वहां पर सिविल जज हो सकता है 2-3 जन हो, एसीजेएम भी एक 100% होगा जिसको अपन सीनियर सिविल जज के नाम से जानते हैं। और सिविल जज यदि 3-4 है तो क्या कहेंगे? सिविल जज 1, सिविल जज 2, सिविल जज 3। मतलब ये तो बस उनका क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमिनेशन हो गया, ठीक है। कौन कौन से मैटर्स सुनते हैं, ये कितने कितने रुपए तक का मामला चलता है? अच्छा, ये 2 जज साहब ये हो गए, इनसे जस्ट ऊपर वाले जज साहब कौन है सिविल में? जिला न्यायाधीश, या तो बोल दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। हालांकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को तो बस केवल ट्रांसफर करते हैं अपन, और ऊपर हो गए सबसे ऊपर जिला न्यायाधीश। अब जिला न्यायाधीश को मैं यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कहूंगा, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कहूंगा, इसी कोर्ट ऑफ सेशन को डिस्ट्रिक्ट जज साहब के नाम से जानूंगा। ये डीजे साहब है, ये है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। और जब भी कभी बात होगी डीएम साहब, तो इस डीएम को क्या मतलब होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कलेक्टर है, और इनको हम कहते हैं जिलाधीश महोदय। ये तो है जिलाधीश और ये है जिला न्यायाधीश, ठीक है ना? वो तो है जिलाधीश, जिला के जो प्रमुख होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। ये हो गए रेवेन्यू कोर्ट के संबंध में, जो हमने सेक्शन नंबर 106, 107, 108, 109, 133, 144, 144 ये देखे थे सीआरपीसी में। और ये हो गया हमारे सेक्शन नंबर 6, जिसमें इनके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन की भी स्थापना कर रखी। तो ये हो गए साहब जज साहब। अब ये जज साहब कौन कौन से मैटर्स को सुनेंगे, कितने कितने रुपए तक के मामले को सुनेंगे, ऐसा इस तरह के करके इन्होंने डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया? सिविल जज साहब कितने रुपए तक के मामले को सुनते थे? पहले सिविल जज साहब के बाद में सीनियर सिविल जज साहब, फिर बाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाकर कितना कितना सुनते हैं भाई? पहले तो 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, सॉरी 50 नहीं, 50,000 रुपए तक, फिर 50,000 1 से बढ़ाकर 1 लाख तक, और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक नहीं, हाँ, और फिर 1 से 50। सीआरपीसी में सीबीसी में लिखा हुआ नहीं, वो रुकना बच्चों। 1 से 50, 50 से 1, 50,000, 1 रुपए से 50,000, 50,000 से 1 लाख। सबसे नीचे वाले तो 2 लाख तक सुनते हैं। हाँ, ये तो 2014 में अमेंड करके डाला गया है। तो अपन एक काम करें, अपन पुरानी चीज को हटाते हैं। सिविल जज साहब सुनते हैं ऐसे मैटर के संबंध में कार्रवाई जिसकी कीमत या फिर जिस विवाद वस्तु की कीमत 0 रुपए से 2 लाख रुपए तक की है। सीनियर सिविल जज साहब सुनते हैं ऐसे मामलों की उनके मामले में कार्रवाई जिनकी कीमत 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक की है। और जिला न्यायाधीश साहब 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के कितने भी मामले जो अनलिमिटेड हो, कितनी भी संख्या में कितनी भी रुपए का हो सकता है, उन सभी मैटर से डिस्प्यूट से यही संबंध ताल्लुक रखता है। तो सिविल जज साहब 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक, सीनियर सिविल जज साहब 2 लाख रुपए से ज्यादा मगर 5 लाख रुपए से कम, और जिला जज साहब 5 लाख रुपए से ज्यादा अनलिमिटेड कितने रुपए तक के भी मामले से सुन सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये ना, ये जुर्माना नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ये जुर्माना दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मैटर सुन रहे इतने भाई मान लो मेरे और आपके बीच में एक 4 लाख रुपए का लेन देन था और मैंने आपको देने का मना कर दिया। पाली में रह रहे हो आप, कॉज ऑफ एक्शन भी पाली में आ रही सुबह, तो निम्नलिखित में से कौन सी कोर्ट में जाके आप दावा पेश करोगे? सीनियर सिविल जज, क्योंकि कीमत कितनी है विवाद की विषय वस्तु की? 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से ज्यादा तक के मामले को ये सुनना है। और एक कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, मान लो अम्बेडकर सर्किल पर भी जिसका कोई विवाद है और उससे डिस्प्यूट रिलेटेड कोई बात होगी, तो वो वाला मामला कहाँ जाएगा? अब ये उस मैटर में जिला न्यायालय उसका निम्नतम श्रेणी का न्यायालय हो चुका है, बावजूद उसके हायरार्की में वो 30वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अपनी स्थिति में बेटा वो ये वाली जो कोर्ट है वो निम्नतम स्तर की हो चुकी है।
न्यूनतम स्तर का सक्षम न्यायालय कौन है 4 लाख रुपए के मामले को सुनने के लिए? ये नहीं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपने इस कोर्ट में दावा नहीं किया, इस कोर्ट में करेंगे तो ये कोर्ट क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया साहब सेवा में श्रीमान सिविल जज। हो गई ये कहानी सारी समझ में आ गई। तो क्रिमिनल मैटर्स में जब कोई भी अपराध घटित होता है, कमिट होता है, तो कौन से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा उस आदमी को? क्रिमिनल में कह रहा हूँ, क्रिमिनल वो तो देखेंगे उसके साथ। मजिस्ट्रेट के समक्ष तो फर्स्ट क्लास कौन सा सेक्शन ये कहता है उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा? 26 नहीं, नहीं 177 कर रहा है। क्या कह रहे हैं 177 कि किसी भी मामले की जांच और विचारण उस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होगा जिसकी क्षेत्राधिकार में ऐसा अपराध घटित हुआ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो अलग अलग तरह की बातें आएगी। एक तो हो गया पैसे के संबंध में बात, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पैसे के संबंध में नहीं है, संपत्ति के संबंध में हो बात। मेरी और मेरे भैया की एक प्रॉपर्टी है जो कहाँ ले रखी हम लोगों ने, अहमदाबाद में ले रखी, और हम दोनों रह कर रहे पाली में रह रहे। उस संपत्ति के संबंध में विवाद है कि प्रॉपर्टी पर मालिकाना किनका है, मेरा है या भैया का है। तो अच्छा, अहमदाबाद में प्रॉपर्टी है, मैं पाली में रह रहा हूँ और भैया मेड़ता में रह रहे हैं। प्रॉपर्टी पाली में पड़ी है, मूवेबल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है कोई ना। तो दावा कहाँ दर्ज होगा? भैया की कोर्ट में, भैया जा रहे थे वहां, मैं या फिर जहाँ पर प्रॉपर्टी है, जहाँ प्रॉपर्टी है। तो मेरा और भैया का रहना क्या हुआ फिर? कॉज ऑफ एक्शन वहां थोड़ी अराइज हो रहा है सर। इसके हिसाब से निकालो सेक्शन नंबर 16 एक बार। सेक्शन नंबर 16 चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा है कि अचल संपत्ति के संबंध में दावा वही दर्ज होगा जहां पर ऐसी अचल संपत्ति स्थित है, भले ही वो एक आदमी अमेरिका ही क्यों नहीं रह रहा। प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी है? अहमदाबाद में पड़ी है, तो दावा अहमदाबाद में ही होगा। अच्छा, एक आदमी को मैंने मकान किराए से दिया था और उस आदमी ने क्या किया, उस मकान का किराया लेकर भाग गया। उसने मकान का किराया मेरे को दिया नहीं है। रेंट कंट्रोल एक्ट में अहमदाबाद में मैंने क्या करवा रखा है, उसको रजिस्टर करवा रखा है। तो अब उससे रेंट करने के लिए मुझे दावा कहाँ पेश करना पड़ेगा? अहमदाबाद में, क्योंकि किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है? उसी स्थावर संपत्ति से। अच्छा, मान लो एक कोई मेरी प्रॉपर्टी है, उसको तोड़ फोड़ करके खुर्द बुर्द करके किसी आदमी ने वही फेंक दी, चला गया। कौन सी? अच्छा, अब कौन सा दावा हो चुका है? वो उस प्रॉपर्टी के संबंध में नहीं, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के संबंध में नहीं है, प्रॉपर्टी को डैमेज करने के संबंध में। तो एक तो कि जब कोई दावा ऐसा होता है जो डैमेज के संबंध में होता है, तब दावा वहां दर्ज होता है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, डैमेज हुआ, जहां डैमेज हुआ है। और या फिर दूसरा विकल्प क्या होता है, जहां पर प्रतिवादी निवास करता है वहां दावा पेश किया जाएगा। तो वादी के पास में दो ऑप्शन है दावा दर्ज किए जाने के। वो ऑप्शन है कौन कौन से? जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या जहां निवास करता है। जहां वादी निवास करता है वहां दावा क्यों नहीं पेश किया जाता? मतलब विकल्प ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि मान लो कि मैं आप लोगों के पैसे लेकर भाग गया, मैं कहाँ रहता हूँ? मेड़ता में रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है? मेड़ता में है। कल के दिन यदि कोर्ट मुझे पकड़कर मजबूर करेगी कि साहब आप इनके पैसे दो या तुम्हारी प्रॉपर्टी कुर्क करें, तो फिर वो वाली कोर्ट जिसके क्षेत्राधिकार में मैं रहता हूँ वो सक्षम है, या जिसके क्षेत्राधिकार में आप लोग रहते हो वो सक्षम है? जिसमें आप रहते हैं। मैं रहता हूँ। यदि मेड़ता की कोर्ट को या फिर पाली की कोर्ट को मेरी प्रॉपर्टी कुर्क करनी पड़ी, तो फिर कैसे अटैच करेगी? डीएम एंडोर्स करवाएगा, डीएम से एंडोर्स करवाएगा। किसी क्रिमिनल मैटर है तो, और सिविल मैटर है तो, सिविल मैटर है तो सेक्शन नंबर 46 निकालो, एक आज्ञा पत्र कर रिसिप्ट। साथ में फिर उपस्थित क्षेत्र अधिकार वाले न्यायालय को ये लेटर लिखकर भेजता है कि सर इस आदमी के खिलाफ हमारे कोर्ट में दावा चल रहा है और इस आदमी की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लो जब तक कि कोर्ट का निपटारा, दावे का निपटारा नहीं हो जाता। आप ना वो सेक्शन नंबर 86 सीआरपीसी मत डाल देना बच्चों, याद रखना वो क्रिमिनल का मामला है, ये सिविल का मामला है। क्या 83 है ना सर? 86 में एंडोर्स। हाँ, तो 86 में एंडोर्समेंट करते हैं ना अपन बाहर वाली प्रॉपर्टी का। अच्छा, कुर्की उसमें तो अपील कर रहे हैं, सही करिए बच्चे।
86 में तो अपन अपील कर रहे हैं उस कोर्ट के सीजेएम को जिस पर प्रॉपर्टी अटैच की गई है, अदरवाइज 84 ही है। चलो, तो ये आ गया साहब श्रीमान सिविल जज साहब, बहुत आसान है। सीपीसी में तुम्हें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या सेकंड क्लास है या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या कितनी सजा दे सकता है, सजा बजाय भी नहीं है या फिर कुछ क्या है, रेस्टोरेशन है और कंपनसेशन है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल भी नहीं है कोई ऐसी। हाँ, विचारण इसमें होता जरूर है। विचारण को अपन कहते हैं जब आरोपों की विरचना सीआरपीसी में होती है, सीपीसी में विवादकों की विरचना। जिस दिन विवादकों की विरचना होती है, कहा जाता है क्या शुरू हो गया है, ट्रायल शुरू हो गया। चलो, ये आ गया सेवा में श्रीमान सिविल जज साहब। प्लीडिंग्स के बारे में बात चल रही है। सेवा में श्रीमान सिविल जज, तो सिविल जज का मतलब कौन सा हो गया, सीनियर सिविल जज है, सिविल जज है, सिविल जज ही है ना। विषय क्या होता है कि विषय अमूमन सिविल कोर्ट में हाँ, पैसों को वापस प्रत्यावर्तन करवाने बाबत, प्रॉपर्टी का अवैध कब्जा कर लिया उसको रिस्टोर करवाने बाबत, संपत्ति का बंटवारा करने बाबत, अस्थायी व्यादेश जारी करने बाबत, इसी तरह की कई सारी चीजें हो सकती है। अपन मान लेते हैं अस्थायी व्यादेश जारी करने बाबत, अस्थायी व्यादेश 420 भी आ सकता है ना। 420 चीटिंग वाला होता है। देखो 420 तो एक एब्सोल्युटली क्रिमिनल मैटर है, सिविल का मैटर नहीं है। तो फ्रॉड वगैरह आता से- था ना सर, सिविल में। सिविल में 420 नहीं आता है। एक बार रुक रहा है बात, अस्थायी व्यादेश जारी करने बाबत। अच्छा देखो होता क्या है, आप लोग कहाँ कंफ्यूजन है बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने खुशवीर को 3 लाख रुपए उधार दिए और खुशवीर ने मेरे को एक चेक दे दिया, ठीक है, 3 लाख रुपए का। मैंने क्या किया, वो 3 लाख रुपए की जगह करके एक आगे एक और करके वो 3 लाख के क्या हो गए, 13 लाख हो गए। खुशवीर मुझे 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, पर मैं कितने मांग रहा हूँ, 13 लाख रुपए। अब इनके पास में कुछ दूसरी लिखा पढ़त भी थी, दूसरी लिखा पढ़त भी थी, वो उन्होंने कोर्ट में पेश कर दी और इन्होंने ये बात साबित कर दी कि सर वो जो चेक था वो वास्तव में 13 लाख का नहीं था, 3 लाख का ही था। तो अब मेरे अगेंस्ट में 2 कार्रवाई होगी। कौन कौन सी, ये इनकी इच्छा बढ़ गई, ये शायद तो छोड़ के सकता सीसा है। पर अमूमन क्या होता है कि जो 2 कार्रवाई चलेगी, क्रिमिनल 420 वाली और ये सिविल वाली जो अपन ये कर रहे हैं, तो ये दोनों कार्रवाइयां सप्लीमेंट्री चलेगी। ये अलग चलेगी, ये अलग चलेगी। आता हूँ मैं एक मिनट। अस्थायी आदेश कौन सा आदेश में दे रखा है, ऑर्डर कहां तक पहुंच गए? अस्थायी आदेश किसमें है भाई, 39। ऑर्डर नंबर 39। याद रखना एक एक चीजें, जुबेर और सरफराज और जीतू आप भी और नलिनी भी। ऑर्डर नंबर 39 फॉर्मूला को तो भली याद है, उबर के भी आइए, कल आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अस्थायी आदेश जारी करने वाले फिर क्या लिख देंगे, वो सारी की सारी कहानी ये इस तरह के कि जो, अच्छा याद रखना कि जब भी कभी कोई दावा लगाया जाता है ना, ये दावा, तो दावा के साथ में अस्थायी आदेश जारी करने की एप्लीकेशन और अलग से लगाई जाती है ना। दावा अलग होता है और आवेदन अलग होता है। दावा मतलब, दावा का मतलब वाद, क्लेम, सूट। आवेदन का मतलब एप्लीकेशन। टेम्परेरी ऑर्डर इशू किए जाने का हो सकता है आदेश दे भी दे और नहीं भी दे, के सामने ही नहीं आप तो टेम्परेरी ऑर्डर इशू क्या हुआ है कि ये अपने पड़ोस में, ये अपना मकान है और ये अपने पड़ोस में एक से आदमी का मकान बन रहा है, ये रबी का मकान। इसने बेचारे ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और मैंने क्या किया, जबरदस्ती करके कहा कि सर तेरा मकान इतना सा नहीं है, नहीं मेरा मकान, ये जो प्रॉपर्टी ना ये भी मेरी है, मतलब ये 5 फुट जमीन किसकी, एक है। अब तुम्हें मकान बनाना है ना, तो कम से कम इतनी दीवार छोड़ो, फिर बाद में यहाँ से दीवार उठाओ। अब भी करेंगे भाई, अपन तो 40 साल से रह रहे हैं, आज तक की प्रॉपर्टी मेरी तो देर कैसे आ गई। तो ये बदमाश था थोड़ा, पर भाग के चला गया कोर्ट में, कोर्ट में चला गया क्या बन के, वादी बन के, है ना। अच्छा, कोर्ट जिसके फेवर में ज्यादा आदेश देती है वो कौन होता है, वादी या प्रतिवादी? वादी, क्योंकि कोर्ट में कौन आता है, वही जो पीड़ित होता है, जो पक्षकार पीड़ित होता है, ठीक है ना। तो वादी लेकर आ गया और टेम्परेरी इंजेक्शन ऑर्डर नंबर 39 कह रहा है, जाहिर सी बात है वादी के फेवर में कोर्ट काम करती है।
जबकि ऑर्डर नंबर 39 में साफ लिख रखा है वादी नहीं पक्षकार। याद रखना, शब्द पक्षकार इस्तेमाल कर रखा है, मतलब चाहे तो वादी और चाहे तो प्रतिवादी कोई भी हो एप्लीकेशन दे सकता है। ए ने कहा सर ये 5 फुट की प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर मेरा वो करो, आदेश जारी करो, पक्षकार लिखो बेटा। याद रखना ये बहुत अच्छा शब्द है। अमूमन तो वादी लिखते हैं, ऑर्डर नंबर 39 में पार्टी लिखा हुआ है। ये शब्द इसलिए लिखा हुआ है कि कोर्ट टेम्पररी इंजेक्शन मांगे जाने वाले के फेवर में काम नहीं करे। वो हो सकता है वादी भी हो चाहे प्रतिवादी भी हो, कोई भी तो मांग सकता है। तो ए ने कोर्ट में दावा पेश किया, क्या दावा पेश किया कि सर ये 5 फुट की प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे हक में इसको दावा डिक्री की जाए। क्या किया जाए? दावा डिक्री किया जाए। ये तो क्या किया इसने? दावा। बी जो इसके अगेंस्ट में है, इसने भी कोर्ट में आकर ये कहा कि सर ये जो दावा डिक्री किए जाने की बात कर रहा है ये बेबुनियाद कह रहा है, इसका दावा खारिज करना चाहिए। कोर्ट ने दावा एक्सेप्ट तो कर लिया, खारिज नहीं किया। ए ने एक एप्लीकेशन और साथ में लगाई कि सर जब तक कि दावा डिक्री नहीं हो जाता तब तक कि टेम्परेरी इंजेक्शन बनाए रखने के आदेश दीजिए, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दीजिए। कोर्ट ने कहा कि यार दावा स्वीकार किया है, जरूरी थोड़ी है कि यार ये तुम्हारा ही हो, उसका भी तो हो सकता है कि उसने कागज लाने की बात कर दी तो जरूरी नहीं है कि वो इस आवेदन को स्वीकार करे भी या नहीं भी करे। यदि एप्लीकेशन किया है टेम्पररी इंजेक्शन दिए जाने का तो इसके फर्दरेंस में जो कार्रवाई कर रही है कोर्ट, उसको कह रहे हैं अपन ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक दावा कार्रवाई में कितने भी ऑर्डर हो सकते हैं, चाहे वो टेम्पररी इंजेक्शन का हो सकता है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का हो सकता है, चाहे किसी आदमी को प्रोड्यूस करने की बात हो सकती है, पर एक दावे में डिक्री कितनी होगी? केवल और केवल एक ही होगी। डिक्री किए जाने के लिए जरूरी होना चाहिए कि दावा हो या वाद होना चाहिए। वाद होगा उसी में डिक्री होगी। किसी भी तरह का आवेदन, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन में कभी भी कोई डिक्री नहीं होगी। उसमें क्या हो सकता है? केवल ऑर्डर हो सकता है। क्लियर? तो यदि आदमी अस्थायी आदेश जारी करने के लिए आवेदन करता है तो कोर्ट क्या करेगी? उसके स्वीकार किए जाने का भी आदेश पारित कर सकती है और अस्वीकार किए जाने का भी आदेश पारित कर सकती है। तो इस तरह की बात आ गई साहब ये सिविल जज साहब की, और सिविल जज ऐसे ऐसे काम करता है। अब सिविल जज के बारे में बात बता रहा था कि ऑर्डर नंबर 16 है ना, ऑर्डर नंबर 16 ने क्या कहा? सॉरी, सेक्शन नंबर 16 एक देखा, ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 15 ने क्या कहा? निम्नतम न्यायालय के सक्षम, निम्नतम स्तर के सक्षम न्यायालय में दावा दर्ज होगा। सेक्शन नंबर 16 ने क्या कहा? जहां पर अस्थायी प्रॉपर्टी है वहां पर होगा। सेक्शन नंबर 6 एक रटा रटाया क्वेश्चन है बच्चों, जो बताता है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का मतलब होता है पैसों के संदर्भ में अधिकार। सेक्शन नंबर 6 कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में सीपीसी में बताता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 6। तो पैसों की भी बात भी अपनी होगी। पैसों का मतलब है सिविल जज कितने रुपए तक के मामले को सुनेगा? हाँ भाई, सिविल सीनियर सिविल जज कितने रुपए तक की बात को सुनेगा। अच्छा, कितने तरह से के क्षेत्राधिकार हो गए? पैसे के संबंध में हो गया, उसकी लोकेलिटी के क्षेत्राधिकार के बारे में हो गया। एक क्षेत्राधिकार होता है जिसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट के संबंध में क्षेत्राधिकार। सब्जेक्ट के संबंध में का मतलब हुआ विषय। विषय का मतलब ये हुआ कि सिविल कोर्ट किस सब्जेक्ट के संबंध में मामले को सुनेगी। तो इस सवाल का जवाब देता है सेक्शन नंबर 9। क्या कहता है सेक्शन नंबर 9? जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों पर विचारण करेंगे। जब तक कि एब्सोल्युटली बार्ड नहीं है, मना नहीं है, सिविल कोर्ट हर तरह के मामले की सुनवाई कर सकता है। अच्छा, बार्ड कैसे होता है? देखते हैं बार्ड कैसे होता है। सेक्शन नंबर 9 से सवाल का जवाब आ रहा है कि सिविल कोर्ट कौन कौन से मैटर को सुनने का क्षेत्र अधिकार रखता है। तो एक साधारण सा नियम है कि खुले न्यायालय नहीं, खुले आसमान के नीचे किसी भी तरह का कोई भी वाद उत्पन्न हुआ, वो सारे के सारे वाद सिविल कोर्ट सुनने का क्षेत्र अधिकार रखते हैं, सिवाय किसके? वर्जित नहीं किया गया, वर्जित नहीं किया गया हो। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है? क्षेत्राधिकार की कहानी कर रहे हैं अपन। क्षेत्राधिकार किसके बारे में? विषय के बारे में। ठीक है,
सीआरपीसी में मेरे को बताओ, सीआरपीसी में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजन, एसीजन में कौन से मामलों का ट्रायल किया था? आईपीसी और अदर देन आईपीसी। आईपीसी जो आईपीसी और अदर देन आईपीसी ने बता रखा है उसकी उसी के तो क्या था। अच्छा, क्या सीआरपीसी की कोर्ट अपन शेड्यूल नंबर 1 की बात करें जिसमें आईपीसी के दे रखे थे और उसमें पार्ट नंबर 2 जो अदर देन आईपीसी दे रखे थे, अभी अपन केवल आईपीसी की बात करते हैं। क्या सीआरपीसी की कोर्ट एनडीपीएस 1, SC ST 2, SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस 3, एनडीपीएस, SC ST डोमेस्टिक वायलेंस, और जुवेनाइल जस्टिस जे अपराध के संबंध में पोक्सो। वेरी गुड। इन अलग अलग विषय से संबंध में मामलों के ट्रायल का सीआरपीसी कर रही थी क्या? नहीं कर रही थी, सीआरपीसी की कोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों? एनडीपीएस में लिख रखा है कि साहब इस कोर्ट को एनडीपीएस की मामले को सुनने का क्षेत्र अधिकार होगा। SC ST में लिख रखा है कि स्पेशल कोर्ट बना दिया, कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बना दिया, लिख दिया कि जिस किसी भी कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाते हुए ये पावर दे देंगे वही इस मामले की ट्रायल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पोक्सो में भी क्या कर दिया, स्पेशल कोर्ट बना दी। तो क्या सीआरपीसी की कोर्ट्स ये वाली ट्रायल कर रही है? नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इन सारे लॉ में लिख रखा है कि हमारे मामलों के संबंध में ट्रायल उनके द्वारा नहीं किया जाएगा और इनके द्वारा किया जाएगा। नहीं किया जाएगा का मतलब क्या है कि उन कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया। सेम इसी तरह की बात यहाँ देखो, सिविल में भी क्या क्या होता है, अलग अलग तरह के मामले। तो जेजे में करना है सर सीआरपीसी 27 जे में सेक्शन नंबर 27 पर करता है। और है ना सेक्शन नंबर 27 पे स्पेशल प्रोविजन बता रहा है जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अच्छा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब का है? अभी 2016 में अमेंडमेंट हुआ, उसके पहले का तो कब का है? 1958 2016 के बाद 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। 21 में भी हुआ है। 2021 में हुआ है। तभी तो फिर अभी प्री में वो सब बच्चे में ज्यादा रेट लग गई थी। 2021 का मेरे को पता नहीं बेटा, हो सकता है 21 में फिर डीएम जुड़ा और कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुड़े सब जगह। अच्छा ठीक है, पर ये एक था कब का? 2000, सन 2000। जब सन 2000 में इसके बारे में प्रोविजन नहीं थे, सीआरपीसी कब से है? 1973 से। सेम इसी तरह की बात आपकी वाली 1958 से हम प्रोबेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, जबकि सेक्शन नंबर 360 भी तो यही बात कह रहा है प्रोबेशन की। तो स्पेशल कोर्ट ने क्या लिखा कि इस एक्ट ने लिखा कि जिस किसी भी स्टेट ने यदि इसको अडॉप्ट कर लिया तो वहां पर ये लागू होगा, अदरवाइज ये नहीं। तो आपकी कहानी क्लियर, वापस आते हैं। सिविल मैटर्स भी कितने तरह के होते हैं? सेक्शन नंबर 9 ये कह रहा है कि जब तक कि खुले आसमान के नीचे कोई भी सिविल मैटर है उन सबको सुनने का क्षेत्र अधिकार सिविल कोर्ट को होगा। लिख दिया। सिविल मैटर्स कौन कौन से होते हैं बताइए। सिविल मैटर्स का मतलब ऐसे मामले जिसमें या तो कंपनसेशन दिया जाएगा या राइट्स का रिस्टोरेशन किया जाएगा, सजा और जुर्माना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बताओ कौन कौन से? विवाह संबंधी। ठीक है, तो एक केक की स्लाइस को काट देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं फैमिली मैटर्स। मतलब बाकी सब मामलों को कौन सुनेगा? सिविल कोर्ट। पर इस मामले को सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। कौन सी कोर्ट सुनेगी? फैमिली कोर्ट। क्योंकि फैमिली कोर्ट एक अलग एक्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। उसमें साफ लिख रखा है कि परिवार के संबंध में मामले जो कोई भी है उनकी सुनवाई कौन करेगा? फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं करेगी। तो सिविल कोर्ट के द्वारा फैमिली से डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स को सुनने का क्या लगा दिया है? बाहर लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के तो अपन सारे इस पर करते हैं। रेंट कंट्रोल। क्या रेंट कंट्रोल में किराएदार और मकान मालिक को पकड़ के जेल में ठूसा जाता है? क्या किया जाता है? इतना टाइम हो गया, मकान खाली करो। इतना टाइम नहीं हुआ, अभी तक मकान खाली नहीं करेंगे, किराया दे लो, या तो कंपनसेशन या रिस्टोरेशन। रेंट से रिलेटेड मामले कौन सुनेगा? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो क्या ये मामले सिविल कोर्ट सुनेगी? नहीं। दूसरे और लोग एमएससीटी, रेवेन्यू कोर्ट, ये रेवेन्यू का मैटर, ये एमएससीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। और बताओ आईटी, लेबर से संबंधित हो गए, लेबर कोर्ट्स, और भी वॉटेवर बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। तो अब कौन कौन से मामले बच गए? ये वाले मामले बच गए। बचे मामले जिनको मना नहीं किया गया है, बाकी सबके सब मामले सिविल कोर्ट सुनेगी। किन किन को मना किया है? अब किन किन को सुनेगी? सेक्शन नंबर 9 यही कह रहा है। थोड़ा एक बार जरा
विवक्षित और इम्प्लाइड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रूप से जब तक उसको मना नहीं किया है, क्या लिखना है? जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी वादों का विचारण करेंगे। हम्म, न्यायालयों को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। सारे में होगी, जो वर्जित है उनके अलावा सारे के सारे मामलों में होगी। ठीक है, तो दिस मैटर के संबंध में समझे, सिविल कोड कितने मैटर्स को ट्रायल करती है पैसों के संबंध में? सेक्शन नंबर 6 पेक्यूनियर जुरिडिक्शन। क्षेत्र अधिकार के संबंध में कि साहब जब कभी चल संपत्ति के संबंध में विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में दावा कहाँ पेश किया जाएगा? या तो जहां कोर्स ऑफ एक्शन अरेंज हुआ है या जहां पेशीवादी निवास कर सवाल बात कहाँ लिख रखी है? ये बात लिख रखी है सेक्शन नंबर 19 में 19। हाँ 19 निकालो 19 चल संपत्ति के संबंध में विवाद। शरीर या जंगम संपत्ति, जंगम का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो वहां दावा पेश किया जाएगा जहां कॉज ऑफ एक्शन अरेंज हुआ है या वहां दावा पेश किया जाएगा जहां डिफेंडेंट रिसाइड्स करता है। ठीक है, तो क्या क्या देखा अपन ने पैसों के संबंध में? पेक्यूनियर जुरिडिक्शन। सेक्शन नंबर 19 चल संपत्ति और शरीर के संबंध में। मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 16 इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। सेक्शन नंबर 19 सब्जेक्ट की वाइज पे, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट की ट्रायल करेगा, अलग अलग कोर्ट पे अलग अलग कर सकते हैं। और एक जुरिडिक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपीलेट जुरिडिक्शन। वही कोर्ट अपील सुनेगी जिसको अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता है, अदरवाइज नहीं सुनेगी। अब यदि आपसे कोई सवाल पूछे, वो मेटल वाला सवाल ही लिखा रहा हूं, कल का सवाल आएगा कि यदि कोर्ट के संबंध में नहीं, कॉलेज के संबंध में कोई डिस्प्यूट है और उसके संबंध में मामला हमने पाली की कोर्ट में पेश कर दिया, तो क्या वहां भी क्या डबल एजी साहब है क्या? ये कल चली थी सवाल, मैंने कहा था अगले पर इसमें ये ड्रॉप करता है। देखो बात चल रही थी जिसमें अपन लोग सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 25A के सबसेक्शन नंबर 8 में कह रहे थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बात एडिशनल या फिर एडवोकेट जनरल पर लागू नहीं होती। ये कहा था। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब क्रिमिनल मैटर्स को नहीं देखते, सिविल मैटर्स को देख रहे हैं ना। तो फिर बात ऐसी चली थी कि साहब ये हाई कोर्ट में रहते हैं, लोअर कोर्ट में तो है नहीं, लोअर कोर्ट में तो खाली पीपी साहब ही है। तो देखो यदि पार्ली की कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई काम करने का मना कर देती है, तो यदि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी काम को करने का मना करती है तो हमारे पास क्या अधिकार होता है उस काम को करवाने का? नहीं, यदि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी काम नहीं कर रही है तो उसको जबरदस्ती काम करवाए जाने के आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाना, कौन सा आदेश? रिट में। कौन से रिट? परमादेश। मैंडेटरी रिट ही तो करेगा, क्या करेगा? परमादेश के आदेश दिलवाए जाएंगे उससे कि साहब आपने यदि ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो कोई भी आदमी यदि किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के डायरेक्ट अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है तो क्या पेश करेगा? रिट। और उस रिट के संबंध में अपनी तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए जो आदमी वहां मौजूद है उसको अपन क्या करें? एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल। और यदि पाली की कोर्ट में मान लो, सॉरी पाली की कॉलेज में क्या होता है, कैसा कोई चोरी होगी या कोई दो स्टूडेंट लड़ लिए या फिर कोई दो प्रोफेसर ही लड़ लिया आपस में, तो ये क्या होगी साहब? अच्छा ऐसा भी नहीं, तब अपन चोरी की बात कर लेते हैं। तो चोरी के संबंध में दावा कहाँ पेश किया जाएगा? कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? जहां पर क्षेत्राधिकार उत्पन्न हुआ है। और जहां क्षेत्राधिकार उत्पन्न हुआ है तो कोर्ट की तरफ से क्या पेल भी करने के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब आएंगे, कोर्ट की तरफ से वकील साहब हायर करने पड़ेंगे, वो करो साहब अब हमारे यहाँ पर चोरी हो गई है, समझ गए ना? तो चोरी तो क्रिमिनल मैटर हो गया ना। हाँ, तो अपन कल क्रिमिनल मैटर्स के तो देख रहे थे, पीपी का अपन देख रहे सर, एडमिशन नहीं हुआ और उसके लिए तो फिर रिट हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल साहब करेंगे। अच्छा और कौन सा मैटर हो सकता है जो सिविल कोर्ट का यहाँ के संबंध में हो? मान लेते हैं, चलो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वर्क नहीं करवा रही अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है, और या फिर वर्क तो किया इन्होंने पर ऐसी लापरवाही बरत दी कि एक पिलर ही पड़ गया, पूरी पुलिस दराज की हो गई। कहाँ कॉज ऑफ एक्शन अरेंज हुआ? पाली में। किसके अगेंस्ट में किया?
पीडब्ल्यूडी के पाली के कोर्ट में मान लो अपन कर भी देते हैं तो भी कोर्ट की तरफ से वकील साहब ही हायर करने पड़ेंगे, एडवोकेट जनरल साहब नहीं आएंगे हाई कोर्ट से। कोर्ट में कोर्ट के वकील साहब हायर करने पड़ेंगे कॉलेज की तरफ से। चलो वापस आगे आते हैं। ये सारी चीजें समझ गए कौन कौन से जुरिडिक्शन, पेक्यूलियर जुरिडिक्शन, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सा विषय के संबंध में शेयर कर अधिकार और अपीलेट जुरिडिक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ जो डेफिनेशन क्लोज बता रहा है सीपीसी का। बहुत आसान है। अच्छा, सीपीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में जो 3 लिस्ट है उसमें से कौन सी लिस्ट का पार्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट यानी जिस तरह से सीआरपीसी उसी तरह से सीपीसी शेड्यूल नंबर 7 जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट और मैंने तो यहाँ लिख रखा है स्टेट लिस्ट में शामिल है, तो पता नहीं मैंने गलत लिख रखा है। हाँ सुनो, इसमें होता क्या है, कंकरेंट लिस्ट में शामिल होने की वजह से स्टेट और सेंट्रल दोनों इस पे चेंजेस कर सकते हैं, इवन सीआरपीसी और सीपीसी दोनों। अच्छा, इंडिया में जो पेनल कोड चलती है उसका नाम है आईपीसी और पाकिस्तान में जो चलती है उसका क्या नाम है? नाम सुना है कभी आपने? पाकिस्तान पेनल कोड। प्रोविजन सही नहीं लगता, सेम ही हाँ सारी जगह क्योंकि आईपीसी वही तो है। हाँ सेम ही एक बार क्लास आईपीसी चलते चलते पीपीसी वाले ले ली, सेम ही अच्छा देखो, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चेंजेस कर सकती है। फिर हमारे सीपीसी में क्या है, 2 पार्ट है। सीपीसी में 2 पार्ट है, जिसको एक को तो अपन कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव प्रोविजंस, और दूसरे है प्रोसीजरल प्रोसीजर। जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है उसमें केवल और केवल लेजिस्लेशन के द्वारा ही अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेजिस्लेशन का मतलब या तो विधान पालिका या पार्लियामेंट। प्रोसीजरल पार्ट में विधान पालिका के साथ साथ वहां की कोर्ट के द्वारा, कौन सी? स्टेट की सबसे सुप्रीम कोर्ट, मतलब स्टेट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी प्रोसीजरल पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। सब्सटेंटिव पार्ट यदि अपन देखें तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 158 तक का जो प्रोविजन है वो है सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ सीपीसी, और प्रोसीजरल पार्ट को देखें तो वो है ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 51 तक। इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजरल पार्ट में यदि कोर्ट के द्वारा कोई अमेंडमेंट होता है तो कोर्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं हो जाए जिससे कि सब्सटेंटिव प्रोविजन के अगेंस्ट में कोई बात कहे। मगर सब्सटेंटिव प्रोविजन प्रोसीजरल प्रोविजन के अगेंस्ट में होता है तो प्रोसीजरल को सब्सटेंटिव के हिसाब से बदला जा सकता है, मगर सब्सटेंटिव को प्रोसीजरल के हिसाब से नहीं बदला जा सकता। देखो, यदि प्रोसीजरल पार्ट में कोई अमेंडमेंट किया है और वो अमेंडमेंट करके सब्सटेंटिव पार्ट के विपरीत कोई बात कहता है तो वो वाला अमेंडमेंट स्वीकार नहीं होगा। मगर सब्सटेंटिव पार्ट में यदि कोई अमेंडमेंट हुआ जिसमें प्रोसीजरल पार्ट का कोई विरोधाभासी बात है तो सब्सटेंटिव का परिवर्तन को मान्य होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजरल में भी अमेंडमेंट कर दिया जाए। मतलब बड़ी सब्सटेंस को है। हाँ, सब्सटेंटिव। हम लोग कभी भी जब लॉ देखते हैं तो 2 तरह के लॉ पढ़ते हैं, एक सब्सटेंटिव और दूसरा प्रोसीजरल। सीआरपीसी एक प्रोसीजरल है, उसी तरह से सीपीसी भी एक प्रोसीजरल लॉ है। उस प्रोसीजरल लॉ के 2 पार्ट है, एक सब्सटेंटिव और एक प्रोसीजरल। तो सब्सटेंस कौन सा लॉ है? सब्सटेंटिव से आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। यार बच्चा होशियार है आपसे, कॉन्ट्रैक्ट है। गवर्नमेंट नहीं करा सकता। कैमरा इसकी तरफ घुमाओ। चलो, सेक्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 2 अच्छा, सेक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है वो प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से सेम वही बात है जो सीआरपीसी में लिखी हुई है। अगर सीआरपीसी में तो उसके चैप्टर भी तो लिखे हुए थे।
तो इसमें 4 जैसे 46 में 4 और 26 है ना सेम है, 4 26 2 4 247 और इसमें 4 और 26 सेम है, यानी 4 आदेश और 26 धारा है ना। सही कर इसने क्या बोले बनी ये कुछ ठीक कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्डर नंबर 4 नहीं ऑर्डर नंबर 26 नहीं सेक्शन नंबर 26 और ऑर्डर नंबर 4। मेरे साथ रहते देखो सेक्शन नंबर 1 में एज इट इज वही बात लिख रखी है जो सीआरपी से लिखी हुई थी। एक कहानी अनुसूची नंबर पैरा नंबर 20 अनुसूची नंबर 6 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले असम के जनजाति क्षेत्र के समय। ऐसी ही बात उसमें भी लिखी हुई थी, बताइए आपको डिग्री की परिभाषा क्लियर करते हैं ना। संयुक्त का मतलब तो आ गया नियम। डिग्री किसे कहते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स है। डिग्री का मतलब क्या होता है, वो एक और नहीं होता मार्कर खाली से ये तो खराब वाला अगर 2 लेंगे तो ठीक है, एक बुक का वो फाइनल विषय वस्तु का अंतिम वीरेंद्र भी नहीं आया वैसे समझो उसका कुछ क्या हुआ क्या है। खैर देखो भाई एक बार डिग्री की डेफिनेशन पढ़ो तो क्या कहता है डिग्री, पता ही नहीं पढ़ो जरा एक बार अभी समझते हैं। डिग्री डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो एक मिनट रुको, देखो एक तो कह रहा है न्याय निर्णय, किसका किसी भी न्यायालय का, जो क्या कहता है अभिव्यक्ति कौन सी, प्रारूपिक का मतलब होगा फॉर्मल, अभिव्यक्ति फॉर्मल एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। हाँ प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, जो वही न्यायालय जिस न्यायालय में कहा गया, ठीक है। बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करता है। एक मिनट और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है। ठीक है। किंतु इसके अंतर्गत न तो ऐसा कोई न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। और ना व्यतिक्रम के कारण नामंजूर कर देना, न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा।
सरफराज इन चारों चीजों को इंग्लिश में पढ़ो। प्राइमरी और फाइनल हो गया, और उसके बाद इन चारों को इंग्लिश में पढ़ो। तो वाद पत्र का नाम मंजूर किया जाना। The teacher is a chart 3.4. When the decree so far regrets the court passing is completely disposed of suit. Completely dispose of suit. Final decree, but it includes rejection of land Rejection of land अच्छा ये वाला ऊपर वाला देखो। and order of restitution under section 144. rejection of land and Order of restitution. अच्छा सेक्शन नंबर 144 रिस्टिट्यूशन ही बताती है ना, ऑर्डर ऑफ रिस्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों सेम ही होता है क्या क्या डिटर्मिनेशन और restitution? डिटर्मिनेशन नहीं, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है विनिश्चय करना, रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रत्यावर्तन। अभी समझते हैं क्या कह रहा है। हाँ सर, यहाँ पर डिटर्मिनेशन। हाँ, ये तो कह रहा है 144 के तहत किसी भी प्रश्न का विनिश्चय, और 144 खुद क्या कहता है, प्रत्यावर्तन का समाधान, रेस्टिट्यूशन। बात तो सेम ही है ना सर। हाँ, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रत्यावर्तन की धारा के तहत अवधारित किया गया कोई प्रश्न, अवधारित किया गया कोई प्रश्न, ऐसे कह दो। दोनों चीजें आ गई। देखो भाई, डिक्री की जब डेफिनेशन देखेंगे तो डिक्री की डेफिनेशन से अलग कोई भी आदेश की डिक्री आदेश की डेफिनेशन कैसे होती है वो पता कर लेंगे तो डिक्री की डेफिनेशन पता चल जाएगी। आदेश क्या होता है? आदेश की यदि हम बात करें तो ऑर्डर इंग्लिश हो गई, न्यायालय के द्वारा दिया गया एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से भी निश्चय नहीं करता। अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से भी निश्चय कौन करता है? डिक्री। तो फिर आदेश और डिक्री में क्या फर्क हो गया? अंतिम रूप से विवाद डिक्री का मतलब हो गया दरवाजा खोलने का। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही है, गर्मी हो गई अचानक से, बंद करना पड़ेगा। मैं स्वेटर खोलना तो चाह रहा हूँ पर अंदर पसीना हो रहा है बहुत भयंकर, और अचानक से ये हवा लग गई। पर इस बार सर्दी ने बहुत हैरान किया है। पूरी जनवरी से लेकर आज दिनांक तक तबियत बहुत सही नहीं हुई। गर्मी भी ऐसा लग रही है दोपहर में गर्मी होती है और रात को तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, बाकी तो चलो सर चले। 2-3 बार तो आलस हो गया ना। चलो देखो, आदेश और डिक्री में क्या फर्क है? आदेश अंतिम नहीं होता है, डिक्री अंतिम होती है। नहीं, आदेश भी अंतिम होते हैं, पर आदेश किन्हीं पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं कर रहे। अंतिम होने का मतलब ये है कि आपके और मेरे बीच में कोर्ट में दावा चल रहा है, आप आ ही नहीं रहे, केवल मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सर देखो टाइम 40 हो रहा है, बुलाओ ना उसको। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि जितेंद्र पर 500 रुपए की पेनल्टी लगी जाती है यदि अगली तारीख पर नहीं आया। तो ये हालांकि अपने आप में अंतिम है, पर पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय लड़ाई किस बात की होती है अपन दोनों की? या तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट कर लिया या आपने मेरी प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट कर लिया। और आदेश जो कोर्ट ने दिया है वो 500 रुपए का दिया है। क्या ये 500 रुपए का आदेश दावे की विषय वस्तु को प्रभावित कर रहा है? तो आदेश ऐसा भी हो सकता है जो दावे की विषय वस्तु को प्रभावित करे, और ऐसा भी हो सकता है जो दावे की विषय वस्तु को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करे। एक कार्यवाही में कितने ही आदेश हो सकते हैं, मगर डिक्री केवल और केवल एक होगी। और डिक्री वो होगी जो न्यायालय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जिसमें पक्षकारों का या तो वाद के सभी विषय, अच्छा किसी भी बिंदु पर ना लड़ाई बहुत ज्यादा भी हो सकती है। क्या कि सर ये मेरे मकान में रहता था, इतने दिन ये मेरे मकान में रहा तो मकान का किराया ले लो, फिर बाद में मैंने इसे मकान खरीद लिया तो ये मेरे को कब्जा भी नहीं दे रहा, तो मेरे मकान का कब्जा दे लो। क्या क्या बात हो गई? मकान का किराया, मकान का कब्जा। और सर 5 साल से इलीगल रूप से पड़ा हुआ है ये मेरे उसके ऊपर,
तो यदि ये मेरे कब्जे में होती प्रॉपर्टी तो मैं इसको 5 साल किसी दूसरे आदमी को क्या दे देता, किराए दे देता। तो ये 5-5 हजार रुपए पर महीने किराया तो मैं देता, 1 साल के 1 लाख रुपए या 60,000 रुपए आते। तो इन बिटवीन जब तक इसने इलीगल कब्जा बनाए रखा, जो मेरे को लाभ होता है वो लाभ है अंतर्वर्ती लाभ। कौन सा लाभ है? अंतर्वर्ती लाभ का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? मैस्टर प्रॉफिट। यही तो होता है कि साहब किसी भी आदमी का इलीगल कब्जा किए रखने तक उस प्रॉपर्टी से सामान्य होने वाली कमाई या सामान्य होने वाली अभिवृद्धि क्या कहलाती है? मैस्टर प्रॉफिट। तो एक आदमी दूसरे आदमी पर दावा कर रहा है कि सर पहले ये मकान मेरा था, नहीं ये पहले तो ये मेरे मकान में किराए से रहता था, फिर मैंने इसका एक कोई मकान खरीदा जिसपे इसने मेरे को कब्जा नहीं दिया, फिर 4 साल हो गए इलीगल कब्जा बना के रखा है। तो कितने दावे हो गए? एक तो किराया, पोजीशन और मैस्टर प्रॉफिट। तो कोर्ट के समक्ष 3 तरह की विवादें लिख रखा है और डिग्री किस किस में हो सकती है? सभी पर या किन्हीं नहीं। तो कोर्ट हो सकता है एक बार में एक डिग्री एक बार इसको डिसॉल्व करे, दूसरी बार दूसरे को करे और तीसरी बार तीसरे को करे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो 2 भाइयों के प्रॉपर्टी के बंटवारे के संबंध में थी। कोर्ट ने एक बार का तो डिसाइड कर दिया कि साहब तुम्हारे दादा की पिताजी में, पिताजी की, तुम 2 भाइयों में प्रॉपर्टी आगे 50-50% कर लेना। तो ये क्या होगी? उसकी प्रारंभिक डिग्री। अब जब उस प्रॉपर्टी को 50-50% करने के लिए गए तो ये रही प्रॉपर्टी, ये मेन रोड है, ये रही मेन रोड। 50-50% कैसे? ये 50% तो पीछे वाली ए की और ये 50% बी की। तो ए तो क्या हो गया? निराश हो गया। कैसा? आपने बी को तो वो प्रॉपर्टी दे दी जिसकी कीमत ज्यादा है, मेरी प्रॉपर्टी कम है। तो यदि मेरे को पीछे वाली प्रॉपर्टी देते हो तो मेरे को 70% दो, 50% दो, इतनी तो जब जाकर बराबर आएगा। तो एक बार का ये डिसाइड हो गया कि साहब तुम दोनों की प्रॉपर्टी है जिसको अपन कहेंगे प्रारंभिक डिग्री। और ये डिसाइड होने के बाद में कि उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कितना हिस्सा है, तुम्हारा कितना हिस्सा है, उसको अपन क्या कहेंगे? अंतिम डिग्री। तो जहां प्रारंभिक और अंतिम डिग्री होती है वहां पर प्रारंभिक डिग्री का यदि आपने चैलेंज कर लिया तो कर दो, फिर बाद में यदि अंतिम डिग्री हो गई तो फिर वैसी स्थिति में आप प्रारंभिक डिग्री को चैलेंज नहीं करो, आप केवल और केवल अंतिम डिग्री को ही करोगे, क्योंकि आपके पास में समय था प्रारंभिक डिग्री को अपील करने का। ठीक है ना? तो ये होगी साहब डिग्री, न्यायालय के द्वारा दी गई वो अभिव्यक्ति जो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय करती है। इस डिग्री, ये डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। अच्छा, क्या सारी की सारी डिग्रियां प्रारंभिक और अंतिम होती है, फिर कुछ सिलेक्टेड डिग्रियां प्रारंभिक और अंतिम होती है? कुछ सिलेक्टेड डिग्रियां। कौन कौन सी डिग्रियां प्रारंभिक और अंतिम होती है? टोटल 6 तरह की। कौन कौन सी होती है? ऑर्डर नंबर 20 का रूल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 को 17 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑर्डर 34 के 2, 4, ऑर्डर नंबर 34 का रूल नंबर 2, 4 और 6। ये 9 तरह की डिग्रियां ऐसी होती है जो प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। इनके अलावा कोई भी डिग्री प्रारंभिक और अंतिम नहीं है। रटा है सवाल। अच्छा, डिग्री होने के लिए ऐसा होना जरूरी, बच्चों याद रखना कि मामला तर्क और वितर्क पर हो। तर्क और वितर्क, तर्क और वितर्क का मतलब है मेरिट और डीमेरिट पर, मेरिट एंड डीमेरिट। और मेरिट और डीमेरिट का मतलब भी क्या है? अच्छे बुरे, गुणा व गुण, गुणा व गुण, गुण अवगुण के बारे में कल एक सवाल था ऐसे ही टेस्ट में आप लोगों के। मामला है गुण अवगुण के बारे में सुना गया हो, उस गुण अवगुण को हिंदी में है ना उसकी खासियत लिखा हुआ था, मेरिट और डीमेरिट के बारे में उसकी खासियत लिखा था। ऐसा कोई क्वेश्चन था, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाया। तो मेरिट और डीमेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट और डीमेरिट का मतलब क्या है कि मामले में एविडेंस नहीं हुए, समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया, या फिर मामला लोगों ने किसी ने विड्रॉल कर लिया, या फिर कम पैसे में मान गया, या फिर बीच में खत्म हो गया, उसको अपन डिग्री नहीं कहेंगे। डिग्री किसमें होनी चाहिए? मेरिट और डीमेरिट पर सुनने के पश्चात अंतिम अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसी को अपन डिग्री कहेंगे। और डिग्री किसमें होगी? वाद में होगी। देखो, किसी भी वाद, किसी भी आवेदन में नहीं, कोई सूट होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन में। जब अपन
हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन नंबर 10 की एप्लीकेशन लगाता है और क्या मांग करता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो कोर्ट क्या पास करता है? आदेश, ऑर्डर पास करता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पेश किया है उनके कोर्ट के सामने? एप्लीकेशन। पर जब मैं सेक्शन नंबर 13 की दावा लगाता हूँ, न्यायिक पृथक्करण, सेक्शन नंबर 13 विवाह को विच्छेद करवाया जाने का, तब फिर उसमें क्या पेश करेगा कोर्ट ने? क्या देगा आखिर में? दावा डिक्री करेगा। ठीक है ना? तो वहां जो होना चाहिए दावा होना चाहिए। अब प्रारंभिक और अंतिम, अब ये चार चीजें तो अब आपको रटनी पड़ेगी, है ना? कैसे रटनी पड़ेगी और वैसे ये चीजें क्यों शामिल होती है ये तो मैं बता दूंगा आपको। नंबर 1, वाद पत्र का नाम मंजूर किया जाता, रिजेक्शन ऑफ द सूट। हालांकि रिजेक्शन ऑफ द सूट जो होता है कहां पर होता है? पॉइंट नंबर 7 रूल नंबर 11 क्या कहता है? वाद पत्र का नाम मंजूर किया जाता है। तो जब वाद पत्र को नाम मंजूर करते हैं तो ये तो मेरिट और डीमेरिट तो हुआ ही नहीं। जब मेरिट और डीमेरिट नहीं हुआ तो फिर इसमें डिग्री कैसे होगी? अच्छा, मैं अभी केवल सवाल दे रहा हूं आपको। क्या दे रहा हूं? ये दो चीजें तो डिग्री में शामिल है और ये दो चीजें डिग्री में शामिल नहीं है। इसको तो अपन डिग्री कहते हैं। ये दोनों डिग्री है और ये दोनों डिग्री है डिग्री में कौन कौन शामिल है? वाद पत्र का नाम मंजूर करना, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। 144 के तहत, अच्छा 144 क्या कहता है ये देखा मैंने, क्या होता है 144? देखो सिर्फ इसमें, क्योंकि ये भी प्रोसीजरल कोड है, तो प्रोसीजरल होगा तो कोर्ट तो कहीं भी अटक सकती है कार्रवाई, तो उसका हमें कहीं ना कहीं रास्ता तो बताना पड़ेगा। हुआ क्या? ए और बी के बीच लड़ाई हुई। कोर्ट ने ए के पक्ष में दावा डिक्री कर दिया और ये कहा कि बी आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करो और किसको हैंडओवर करो? ए को हैंडओवर करो। तो क्या, पहले मुझे ये सवाल का जवाब बता कि क्या कोर्ट के द्वारा ये आदेश आते ही बी ताले की चाबी पकड़ा देगा? ये प्रॉपर्टी आपकी, क्या करेगा? अपील करेगा। तो यदि बी ने उस मामले की अपील कर दी और अपीलेट कोर्ट के पास उसने कहा कि जब तक कि आप अपील की सुनवाई करते हो तब तक नीचे वाले कोर्ट को डिक्री को एग्जीक्यूट करने का मना करो, तो इसको अपन क्या कहेंगे? टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। क्या कहेंगे? स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कहाँ लिख रखी है इस तरह की बात? नहीं, टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। 21 या 20 में थोड़ी ऑर्डर नंबर 21 एग्जीक्यूशन हो रहा है, अब उसका अपन स्टे करवा रहे हैं, तो नहीं ऑर्डर नंबर नहीं, रूल नंबर 36 आई थिंक। ऑर्डर नंबर 21 का रूल 6 है तो 41 का रूल 6 तो नहीं है। 41 के ऊपर अपील अपील पे तो करते हैं ना। 41 का 6 देखो, निष्पादन 21 का 26 है, मैं 36 कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं 26? न्यायालय निष्पादन को कब रोक सकेगा? न्यायालय निष्पादन को कब रोक सकेगा? चलो ये तो सेम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है। अपीलेट कोर्ट में शायद 41 में 41(8) होगा फिर, या 41(9) भी हो सकता है। हाँ, ऑर्डर 41 का। तो बता रहे exercise of powers in appeal from order made in execution of decree. और 9 अपीलों के ज्ञापन का रजिस्टर में चलन होगा। फिर कहेंगे चुप रहते। खैर, तो क्या कहा मैंने आपको? 5 में स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। एक तो सेम कोर्ट में था ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 26 में, और एक अपीलेट कोर्ट में था ऑर्डर नंबर 41 का रूल नंबर 5। तो ये वाला आदमी गया भागकर अपीलेट कोर्ट में और ये कहा
ऑर्डर नंबर 41 के रूल नंबर 5 की एप्लीकेशन लगाते हुए अर्जी कहा कि साहब नीचे वाली कोर्ट को कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्या ऊपर वाली कोर्ट इसके एप्लीकेशन को मंजूरी करेगी या नहीं करेगी? नहीं, जरूरी है या नहीं करना भी आदेश दे सकती है, मंजूर भी कर सकती है और नहीं भी मंजूर कर सकती है। अपीलेंट कोर्ट ने कहा कि नहीं, एग्जीक्यूशन होने दो, जब तक ये अपील डिसाइड होगी तो आपको क्या करवा देंगे, यदि ए आपकी प्रॉपर्टी खाली करवाकर ए कब्जा कर लेता है और अपील डिसाइड होकर इस तरह की बात होगी कि उस पर कब्जा वास्तव में किसका रहना चाहिए, बी का, ठीक है, तब देखेंगे। तो जब तक ये अपील चल रही थी, अपील ने एग्जीक्यूशन पर स्टे नहीं लगाया, कोर्ट ने एग्जीक्यूट करके ए को बी की प्रॉपर्टी खाली करा के माल दिला दिया, इसको मकान दिला दिया, कमरा दिला दिया। अपीलेट कोर्ट ने 3 साल के बाद डिसाइड किया कि वास्तव में ए के पक्ष में जो कोर्ट ने दावा किया था, डिग्री की थी, वो डिग्री सही नहीं थी और उस पर प्रॉपर्टी पर हक किसका रहना चाहिए, बी का रहना चाहिए। अब बी क्या करेगा, इसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, कौन सी, सेक्शन नंबर 144, और क्या कहेगा, मेरे जो प्रॉपर्टी आपने मुझसे खाली करवाई है वो मुझे क्या करवाओ, वापस से रीस्टोर करवाओ। और इस तरह के क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो आदेश देती है उसको हम क्या कहते हैं, वो भी एक डिग्री ही होगी। दो चीजें, 3 सालों को कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा अगर बात आता वो सब अलग बात है बेटा, वो तो सब मांगेगा, वो तो सब बाकी बात। एक बार अपन प्रत्यावर्तन की बात करें सिर्फ, ठीक है। तो 2 चीजें जो डिग्री में शामिल है, एक कौन कौन सी, दूसरा एक सवाल में देकर जा रहा हूँ आपको, मतलब अपन कल डिस्कस करेंगे। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, जबकि अपन तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिग्री मेरिट और डीमेरिट पर होनी चाहिए। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना मेरिट और डीमेरिट पर नहीं होता है, किस किस आधार पर होता है। जैसे हम आपको कहा था 4 कॉपी लेके आओ, 2 कॉपी लेके आए, पकड़ो वापस, अपर्याप्त स्टाम्प फीस करी, ये पकड़ो वापस। तो ये सब चीजें क्या है बेटा, मेरिट और डीमेरिट पर तो नहीं सुना, फिर भी उसकी बात को अपन क्या कह रहे हैं, डिग्री कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, एक तो इस सवाल को, एक तो ये सवाल, ठीक है। ये वाली चीजें अपील में शामिल नहीं होती है, वो तो जाहिर सी बात है, नहीं डिग्री में शामिल नहीं होती। व्यक्तिकरण के लिए खारिज करने का कोई बात, ये तो जाहिर सी बात है। लेट आया कोई आदमी और उसका बात को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, चलो इसको तो अपन मान सकते हैं वो डिग्री नहीं होगी। वो डिग्री नहीं होगी क्योंकि वो वाद भी नहीं है और मेरिट और डीमेरिट पे भी नहीं सुना, इसलिए अपन उसको डिग्री नहीं माना। और दूसरा क्या लिख रखा है, अपील आदेश की अपील की तरह, जिनकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है वो डिग्री नहीं होती। कैसे, कोर्ट ने, अच्छा सीबीसी में क्या नियम है याद रखना, एक सेक्शन ऐसा अलग से बता रखा है जिस सेक्शन में ये बात बताई कि इस सेक्शन में दिए गए ऑर्डर की ही अपील होगी, इसके अलावा किसी भी ऑर्डर की अपील नहीं होगी। सेक्शन नंबर 104 ऑर्डर नंबर 43 क्या बताया, एक सेक्शन ऐसा बताया जिसमें लिख रखा है कि इस सेक्शन में जो ऑर्डर दे रखे हैं उन्हीं ऑर्डर की अपील हो सकती है, किसी दूसरे ऑर्डर की अपील नहीं होगी। और जिस किसी भी ऑर्डर की अपील होती है वो वास्तव में क्या ऑर्डर है या डिग्री है, वो तो ऑर्डर है भाई, जिस ऑर्डर की अपील हो रही है वो तो ऑर्डर है, डिग्री तो नहीं है ना। बस यही बात लिख रखा है। ऐसे आदेशों की अपील जिनकी आदेश की तरह अपील होती है वो डिग्री नहीं होता। क्लियर है वो दोनों चीजें। इन दोनों चीजों में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है आप लोगों के दिमाग में कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना बावजूद इसके कि मेरिट और डीमेरिट पर नहीं सुन रहे। अच्छा, मेरिट और डीमेरिट पर सुनकर यदि कोई आदमी कोर्ट डिसाइड करता है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जीतू ने मांगा मेरा मकान खाली करवाने के लिए आवेदन के साहब ना, आरिफ साहब का मकान है, आरिफ साहब ने इलीगल कब्जा कर रखा है, मुझको समझ गया, मैंने कोर्ट में पेश की, सबके सब बातें, डॉक्यूमेंट मैंने भी लगा दिए, जीतू ने भी लगा दिए, विवादी को भी वीरस्ता भी हो गई, जीतू ने भी अपने पूरे के पूरे प्रयास किए उस प्रॉपर्टी को अपना बनाने के, मैंने भी अपने पूरे एविडेंस पेश किए, सर ये मेरी की मेरी। और अंतिम रूप से कोर्ट ने दावा मेरे पक्ष में डिक्री किया और जीतू का दावा खारिज करते हुए ये आदेश दिया कि इस पर आपका किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। तो ये कौन सा दावा हुआ है, मेरिट और डीमेरिट पर डिसाइड किया गया है ना। मेरिट और डीमेरिट का मतलब है साक्ष्यों को सुनकर पूरा विनिश्चय करना, जबकि वाद पत्र को नामंजूर करना तो स्टार्टिंग में खत्म, मेरिट डीमेरिट है, तब फिर इसको डिग्री में क्यों शामिल किया, ये क्वेश्चन है। कल सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की कहानी खत्म करें।